गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो ब्रांच अकाउंट्स कंटिन्यू करते हैं हमने पहले सीख लिया है इफ़ गुड्स आर सेंड एट कॉस्ट प्राइस, और अब हम सीखेंगे इफ़ गुड्स आर सेंड अबव स्टॉक प्राइस। कौन से वाले मेथड से? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। तो हेडिंग बनाते हैं हम स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। Stock and debtors method if goods are sent above cost. तीन टाइप से सामान भेज सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, सेल प्राइस पर, होलसेल प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमने देख लिया है, सेल प्राइस देख रहे हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में। आपको याद है इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते थे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक बार फिर से बनाएंगे। सबसे पहला अकाउंट हमारा ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम बना रहे हैं, फॉर्मेट फिर से थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर सामान कॉस्ट प्राइस की जगह सेल प्राइस पर भेजा है तो हम देख रहे हैं क्या थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बताओ आपको क्या क्या याद है, इस अकाउंट में क्या क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम कह सकते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है हमारा ओपनिंग स्टॉक, और ये इस बार आ जाएगा सेल प्राइस पर या फिर इनवॉइस प्राइस पर। पहले जब हमने बनाया था तो ये कॉस्ट पर आता था। अब अगर कॉस्ट से ज़्यादा वाले प्राइस पर भेज रहे हैं तो ये उसी प्राइस पर आएगा। और क्या आएगा इसमें? टू गुड्स इनटू ब्रांच। अब ये भी हमारा आ जाएगा सेल प्राइस पर। सेल प्राइस भी हो सकता है, इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है। तो हम सेल प्राइस लिख रहे हैं, मतलब अबव कॉस्ट। अच्छा, और क्या आएगा इसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, परचेजेस अगर हमने खुद करी हो, ठीक है, रेयर ट्रांजैक्शन है पर अगर करी हो तो वो आ जाएंगी। और क्या आता है इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर? इसको हमने कहा था ना चुपके से समझ जाएंगे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक आ गया, गुड्स आ गए, क्रेडिट साइड पर आते हैं सेल्स। कैश सेल्स के लिए क्या लिखेंगे? क्या सीखा था हमने? कैश सेल्स के लिए दो ऑप्शन है, या तो कैश लिखो या तो ब्रांच कैश। और क्रेडिट सेल्स के लिए ब्रांच डेटर्स, याद है? तो वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लिख देते हैं बाय कैश ये है हमारी कैश सेल्स। और ब्रांच डेटर्स ये हैं हमारी क्रेडिट सेल्स। फिर रिटर्न्स नोट डाउन करते हैं दोनों। अगर जीएसटीबी का रिटर्न है तो बाय जीएसटीबी,
रिटर्न दोनों तरीके से कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, ऑपोजिट साइड पर भी दिखा सकते हो। सेल रिटर्न के लिए 2 ब्रांच डेटर्स। लास्ट में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा इन्फ्लेटेड प्राइस पर। इन्फ्लेटेड यानी कि अबव कॉस्ट। सब कुछ पोस्ट करने के बाद फिर हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। पहले वाले केस में क्या आपको याद है बैलेंसिंग फिगर कहाँ ले जाते थे? ब्रांच P&L में। वेरी गुड। इस बार क्या करना है, अगर अबव कॉस्ट होगा हम लेके जाएंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। पहले हमने सीखा था बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाती है, जीपी, और उसको कहाँ ले जाते हैं, ब्रांच P&L में। इस मेथड में अभी ऐसा नहीं होगा, यहाँ से अभी जीपी नहीं आया है, तो यहाँ की बैलेंसिंग फिगर जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से नेट निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। पहले वाले मेथड में ब्रांच स्टॉक अकाउंट से निकलता था, इस मेथड में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से निकलेगा। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर ले जाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में। फिर इसके बाद बताओ कौन सा अकाउंट बनाते थे, ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, जैसे हमने ऑलरेडी सीख लिया है वैसे ही बनेगा ब्रांच डेटर्स। उसके बाद क्या बनाते थे, ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच एक्सपेंस जैसे बनता था वैसे बनेगा, कोई चेंज नहीं है। फिर उसके बाद ब्रांच P&L। जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। ये वो अकाउंट्स हैं जो वक्त के साथ नहीं बदलते, ये पहले जैसे बन रहे थे अभी भी ये वैसे ही बनेंगे, लेकिन ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमारा ये वक्त के साथ बदल गया। ठीक है, आप में से कितने लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं? सबको बदलना चाहिए, सबको बदलना चाहिए। आपको पता है मैनेजमेंट का क्या प्रिंसिपल है? फ्लेक्सिबिलिटी। The only enterprise that survive in the business world is the one flexible to change। तो ऐसा नहीं है हमेशा वक्त के साथ बदलना गलत होता है, नहीं, जो वक्त बदल गया तो खुद को जो है बदल लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बदला है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सिर्फ एक चीज़ बदली है, बैलेंसिंग फिगर। फिर हम देखते हैं अगला अकाउंट जो पहले तो हमने बनाया ही नहीं था। हम अकाउंट वो बनाएंगे ही तब अगर सामान भेजा गया है अबव कॉस्ट। तो फिफ्थ अकाउंट बनाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। लास्ट क्लास में हमने सीखा था अगर गुड्स अबव कॉस्ट जाते हैं तो हम लोडिंग निकालते हैं, है ना। अब ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, इसमें सबकी लोडिंग डालनी है हमें। जैसे ब्रांच डेटर्स में हमने क्या किया था, टू ओपनिंग स्टॉक बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। यहाँ पे क्या करेंगे,
ब्रांच स्टॉक में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या चीज़ है? ये है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। एक हमने ओपनिंग स्टॉक रिजर्व देखा था लास्ट क्लास में, एक हमने क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व देखा था, और जीएसटीबी का रिजर्व देखा था। तो देखो जीएसटीबी लिखा हमने डेबिट साइड पे, तो रिजर्व कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पर बाय जीएसटीबी। ये है हमारा लोडिंग जीएसटीबी के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर आएगा बाय ब्रांच स्टॉक। बाय ब्रांच स्टॉक ये क्या आ रहा है? ये जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ये यहाँ से घूमकर कहाँ आ जाएगी? बाय ब्रांच स्टॉक में। फिर उसके बाद जीएसटीबी अगर रिटर्न डाला है, जीएसटीबी रिटर्न का रिजर्व डलेगा, तो डेबिट साइड पर टू जीएसटीबी। रिटर्न्स की लोडिंग और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग, टू बैलेंस सीडी। जहाँ पे बैलेंस पीडी और सीडी लिखा है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली ब्रांच स्टॉक भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑल्टरनेटिवली लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है बैलेंस ब्रॉट डाउन। और देखो और कोई रिजर्व इसके अंदर आना है? हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, जीएसटीबी डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, ब्रांच स्टॉक की फिगर हमने जो निकाली थी वो ले आए, ये अकाउंट क्लोज है। अब हमारा इस अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब वो चुपके से समझ जाओ ग्रॉस प्रॉफिट है, और लिखेंगे क्या? टू ब्रांच पी एंड एल। ब्रांच एडजस्टमेंट से बैलेंसिंग फिगर निकाल के ले गए हम ब्रांच पी एंड एल में। आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा देख लें दोनों अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसको हमने समझा था ये बेसिकली हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ही होता है। जो कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करते हैं वही सब हम ब्रांच स्टॉक में डाल देते हैं। सबसे पहले हमने डाला ओपनिंग स्टॉक, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर हमने डाला गुड्स सेंड टू ब्रांच। उसके अलावा कोई परचेजेस होंगी डायरेक्ट तो हम डाल देंगे, पर हमने देखा है बहुत ही रेयर होगा, अदरवाइज सारा सामान हेड ऑफिस से ही जाएगा। तो बैलेंस बीडी आ गया, जीएसटीबी आ गया। फिर क्रेडिट साइड देखें, सेल्स आ गई, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। इसके अलावा रिटर्न्स हैं तो रिटर्न्स आ गए, जीएसटीबी रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न। लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अकाउंट हमारा क्लोज है, पर इस बार क्योंकि ये अकाउंट किस प्राइस पर बन रहा है? अबव कॉस्ट पर, सेलिंग प्राइस पर, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर लेके जाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या कर रहा है? हर अमाउंट में से लोडिंग को हटा रहा है।
तो वो हर अमाउंट को अल्टीमेटली लेकर के आया है कॉस्ट प्राइस पर। तो अब जो कंपैरिजन होगा वहाँ से निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमने पहले तो ये अमाउंट डाल दिया। इस अमाउंट में और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या फ़र्क है, इस अमाउंट में अभी कुछ लोडिंग डला हुआ है जिसको हटाना है। तो ये अमाउंट हम ले गए यहाँ पर, ये फिगर हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब हमने कहा सारी लोडिंग हटा दो, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग है वो हटा दो, जीएसटीबी की है वो हटा दो। लोडिंग हटाएंगे ऑपोजिट साइड्स पर। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर है तो रिज़र्व क्रेडिट पर है, जीएसटीबी डेबिट पर है, रिज़र्व क्रेडिट पर है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पर है, रिज़र्व डेबिट पर है। अगर रिटर्न भी है तो उसका भी लोडिंग हटा दो। सारी लोडिंग्स हट गई। अब हमारे पास जीपी निकल कर आ गया, जो ले गए हम ब्रांच पी&एल अकाउंट के अंदर। ब्रांच डेटर्स जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, ब्रांच एक्सपेंस जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, ब्रांच पी&एल जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे। एक अकाउंट यहाँ पर और बनाएंगे हम, जिसका नाम है जीएसटीबी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आप मेरे को बनवाओगे, कैसे बनवाओगे? आप सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्रीज मुझे पोस्ट करवाओ। कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब हुआ? अगर ब्रांच स्टॉक में लिखा है टू जीएसटीबी, अगर ब्रांच स्टॉक में लिखा है टू जीएसटीबी तो जीएसटीबी में लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। आपने हमेशा सीखी है बैंक और कैश के रेफरेंस में, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। अदरवाइज़ कॉन्ट्रा का सिंपल मतलब है हमने ऑपोजिट इफेक्ट पोस्ट किया। तो अब देखो ब्रांच स्टॉक में क्या हमने लिखा है, टू जीएसटीबी लिखा हुआ है, तो जीएसटीबी अकाउंट में बाय ब्रांच स्टॉक लिख देते हैं। जीएसटीबी में लिख दिया हमने बाय ब्रांच स्टॉक। और ब्रांच स्टॉक में कहीं लिखा है जीएसटीबी? लिखा हुआ है बाय जीएसटीबी, तो जीएसटीबी अकाउंट में टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक में और कहीं आ रहा है जीएसटीबी? नहीं। अब ब्रांच एडजस्टमेंट देखो, वहाँ पे आ रहा है जीएसटीबी। ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखा टू जीएसटीबी, तो जीएसटीबी में क्या लिखेंगे? बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखा बाय जीएसटीबी, तो जीएसटीबी में टू ब्रांच एडजस्टमेंट। पोस्टिंग कंप्लीट है। अब निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। उसके लिए लिखा जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू हम लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स मेथड से इसको हमने कनेक्ट करा है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब, तब आप देखोगे कि ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना यहाँ पर टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में जीएसटीबी के जो रिटर्न्स होंगे या जो हमने भेजा होगा वो हम इसी अमाउंट से पोस्ट करते हैं। मतलब अभी के लिए सिर्फ लिख लो फाइनल अकाउंट सिस्टम से हमने कनेक्ट करा है, तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो होता है टू ट्रेडिंग। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर के क्या लिख देंगे? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये बेसिकली हमारे हेड ऑफिस का है, वो हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे हेड ऑफिस का ट्रेडिंग कैसे बनता है। तो अगर जीएसटीबी में लिखा टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में क्या लिखेंगे? बाय जीएसटीबी।
तो इसको थोड़ा वेट करते हैं समझने के लिए पूरा लॉजिक कि हमने टू ट्रेडिंग क्यों लिखा। तब तक आगे चलते हैं। एक अकाउंट और बनना था इस मेथड में, मेन तो यही है। बाकी हमने कहा था ब्रांच कैश, वो बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में दिया है या नहीं। अगर दिया है तो कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं। ब्रांच कैश हमने बनाया तो नहीं था ना इसका फॉर्मेट, ब्रांच कैश का इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ब्रांच कैश अकाउंट सिमिलर है हमारे कैश अकाउंट से, बस यहाँ पे ब्रांच का आ रहा है, ब्रांच कैश अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे हम किसी भी कैश अकाउंट में लिखते हैं। फिर हमारे पास कैश का सोर्स होगा सेल्स, तो दो चीज़ें हैं, कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो हम लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, ये हमने लिखा कैश सेल्स। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए टू ब्रांच डेटर्स। कैश या तो सेल से आएगा या फिर हेड ऑफिस हमारे पास भिजवा दे, तो जो हेड ऑफिस भिजवाएगा उसके लिए टू हेड ऑफिस। उसके बाद हम क्रेडिट साइड पर आए, ये कैश जाएगा कहाँ कहाँ पर, दो ही चीज़ें होंगी, या तो कोई खर्चा है बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, या फिर हम रेमिट करेंगे हेड ऑफिस को कैश, तो उसके लिए बाय हेड ऑफिस। ये पैसा हमने भिजवा दिया। रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, बस, और तो ना कोई सोर्स आने का है कैश, ना जाने का है, बाय बैलेंस सीडी। तो देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जीएसटीबी इन्फ्लेटेड या सेल प्राइस पे दिखाएंगे, और सबकी लोडिंग हम दिखाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ब्रांच स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ले जाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट की बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ले जाएंगे ब्रांच पी एंड एल में। अगर क्वेश्चन हमसे जीएसटीबी अकाउंट मांगता है तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्रीज पोस्ट करके, और बैलेंसिंग फिगर ले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ब्रांच कैश है तो ब्रांच कैश अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड पर क्या क्या आना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश सेल्स के लिए ब्रांच स्टॉक, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए ब्रांच डेटर्स, टू हेड ऑफिस कैश रिसीव्ड। क्रेडिट साइड पर बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, बाय हेड ऑफिस कैश रेमिटेड, लास्ट में बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक है, अब ये सारे डेटा को आपके कंप्यूटर में फीड कर दो। ये क्या है, आपका कंप्यूटर है, ये प्रोग्राम कंप्यूटर में डाल दो। डल गया। अब एक क्वेश्चन, हाँ हाफ एन आवर लगेगा इसको डालने के लिए। तो यही होता है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते ना तब तक हाफ एन आवर लगता है। ये तुमने हाफ एन आवर वैसे क्या सोच के बोला? तो क्वेश्चन तो मैं करवा रही हूँ, मैं तो कह रही थी सिर्फ माइंड में डाल लो डेटा। डेटा फीड करने में भी हाफ एन आवर लगेगा? नहीं ना, कितने मिनट? 2 मिनट्स। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से ही डेटा अच्छे से माइंड में जाएगा।
तो आपकी बुक निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 223। सीए करने के लिए ना हमें सिर्फ दोस्ती करनी है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ दोस्ती करनी है। लेकिन दोस्तों के नाम क्या होंगे? हायर परचेज, ब्रांच अकाउंट, ये हमारे दोस्तों के नाम हैं। और जब भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सिर्फ हाय हेलो हो रही है। दोस्ती कब होगी? जब हम क्वेश्चन करेंगे हमेशा। तो अकाउंट्स में गहरी से गहरी दोस्ती करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और अकाउंट्स हमारा पेपर नंबर 1 है ना? तो आपकी दोस्ती सबसे ज़्यादा गहरी किससे होनी चाहिए? अकाउंट से। तो देखो मैं अभी बता देती हूँ एक सच सीए इंटर का। सीए इंटर में ना हर पेपर का इफ़ेक्ट दूसरे पेपर पर जाता है, और आपका काम ये है कि ये इफ़ेक्ट जाना नहीं चाहिए। तो मान लो पेपर नंबर 2 खराब हुआ तो इसका इफ़ेक्ट पेपर 3 पर जाएगा। पेपर 2 मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, पेपर 1 का एग्जाम्पल क्यों लूँ मैं? पेपर 1 तो बहुत अच्छा होगा। मान लो पेपर 2 खराब हुआ, उसका इफ़ेक्ट पेपर 3 पे जाएगा, उसका इफ़ेक्ट पेपर 4 पे जाएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि ना जाए, लेकिन जाता है। इसलिए ये बात मैं माइंड में रखती हूँ कि मैं पेपर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरे को रहता है कि पेपर 1 बच्चों का बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर पे जाएगा। तो पेपर 1 से दोस्ती सबसे ज़्यादा गहरी करनी है। करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Red and White of Mumbai started a branch at Bangalore on 1st April, to which goods were sent at 20% above cost. 20% above cost का मतलब है मार्जिन ऑन कॉस्ट। ये हो गया 20 अपॉन में 100, यानी कि 1/5। तो अगर कॉस्ट का मार्जिन 1/5 है तो सेल का 1/6। गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट। बस इतना ही लिखा है, तो इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हो, सेल प्राइस भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे सेल प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट का मार्जिन 1/5 है तो सेल का हो जाएगा 1/6। ब्रांच मेक्स बोथ कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। Expenses are met from branch. Money is remitted to head office. Branch does not maintain double entry books. Necessary accounts relating to branch are maintained in head office. पूरा पैराग्राफ कोई ख़ास काम का है नहीं, सिर्फ मार्जिन हमारे लिए रेलेवेंट चीज़ है। फिर हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सिंपल इन्फॉर्मेशन लग रही है, देखते हैं बनाना क्या है। Draw up the necessary ledger accounts like का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ब्रांच डेटर्स बना लो, ब्रांच स्टॉक बना लो, जीएसटी भी बना लो, ब्रांच कैश बना लो, ब्रांच एक्सपेंस बना लो, ब्रांच एडजस्टमेंट बना लो, और फिर ब्रांच P&L बना लो। इसको लाइक बोलते हैं। सारी लिस्ट इन्होंने हमें दे रखी है, तो भाई सारे पहले तो फॉर्मेट बनाते हैं हम। छोटे छोटे मान लो 5-6 लाइंस इतना चाहिए होगा, सारे फॉर्मेट्स बनाते हैं। 10 मार्क्स आप लोगों को तो कम ही लगेंगे, आपके हिसाब से तो 50 मार्क्स का आना चाहिए क्वेश्चन। नहीं, 10 to 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये हमारा रहेगा। तो सारे अकाउंट बना लेते हैं हम। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स,
अब करें स्टार्ट? बना लिया फॉर्मेट सबने? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच 1 लाख। अब क्योंकि यहाँ पे सामान अबव कॉस्ट भेजा जा रहा है तो हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ जीएसटीबी, तो पहले तो निकालते हैं सेल प्राइस। कॉस्ट ऑफ जीएसटीबी ये है हमारे पास 1 लाख, लेकिन हमें इसे किस प्राइस पर पोस्ट करना है? सेल प्राइस पर। तो मुझे कॉस्ट से जाना पड़ेगा सेल प्राइस पर। अगर कॉस्ट से सेल पर जाना है तो मार्जिन को ऐड करेंगे कि माइनस? ऐड करेंगे ना, कॉस्ट से सेल पर जाना है तो ऐड कर देते हैं। कॉस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं तो मार्जिन कॉस्ट पर होना चाहिए, तो कॉस्ट पर ही हमें गिवन है 1/5, ऐड कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 120 और लोडिंग तो आसान है 20,000। यही जो हमारा मार्जिन है यही हमारा क्या है? लोडिंग। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 120 और लोडिंग हमारा आ गया 20,000, पोस्ट कर देते हैं। कौन से अकाउंट में चलें? ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है? नहीं है, तो 2 GSTB। टू GSTB 120 और ब्रांच एडजस्टमेंट में बाय GSTB। फिर उसके बाद आगे चलें। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31 मार्च एट इनवॉइस प्राइस 1,08,000। टोटल हमने जो सामान भेजा था वो कितने का था? इनवॉइस प्राइस 120, और जो सामान पहुंचा है वो इनवॉइस प्राइस कितना है? 1,08,000। यानी कि कितने का सामान नहीं पहुंचा? 12,000। क्या हम उसे ये मान लें कि रास्ते में ख़राब हो गया? नहीं, इन ट्रांजिट है भाई। नहीं पहुंचा है का मतलब है पहुंच जाएगा। सामान शिप से आ रहा है, शिप धीरे धीरे आ रही है, जो सामान पहुंच गया, बाकी धीरे धीरे आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास गुड्स इन ट्रांजिट है कितने रुपए के? 12,000 के। हम इसको दिखाते हैं बैलेंस सीडी में। बैलेंस सीडी किस चीज़ का है? क्लोजिंग स्टॉक का है। अब ये दो पार्ट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड एंड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट। देखो, अगर मेरे पास सामान भिजवाया गया है ब्रांच के पास 1,20,000 का, जिसमें से 12,000 का सामान अभी नहीं पहुंचा, तो जो हमारे गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं उनकी अकाउंटिंग का सिस्टम ये होता है कि सामान जिसकी तरफ जा रहा है ना वो रिकॉर्डिंग करेगा। तो अगर ये सामान गुड्स इन ट्रांजिट में है, ये किसकी तरफ आ रहा है? ये ब्रांच की तरफ आ रहा है। तो ब्रांच को डिसाइड करना है सेल है या स्टॉक है, तो भाई लॉजिकली स्टॉक है। टोटल सामान दो ही पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, या तो बिक गया या तो बच गया, और तो कुछ होगा नहीं। तो जो सामान इन ट्रांजिट है उसको हम मानते हैं हमारा स्टॉक।
लेकिन अभी हमारे पास हाथ में नहीं है, वेयर हाउस में नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा स्टॉक इन ट्रांजिट। इन हैंड कितना है वो हमें लास्ट में पता चलेगा। इन ट्रांजिट हमें पता चल गया है 12,000। 12,000 हमारा कौन सा प्राइस है, सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस। इन्फ्लेटेड प्राइस चल रहा है तो इसकी लोडिंग हटानी पड़ेगी। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में टू बैलेंस सीडी हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दो पार्ट में निकालेंगे, इन हैंड, इन ट्रांजिट। अमाउंट निकाल सकते हो कितना, देखो टोटल जो हमारा इनवॉइस प्राइस है वो है 12,000। मार्जिन कॉस्ट का 1/5 है तो इस प्राइस का 1/6, तो 12,000 का 1/6 2,000। तो ये पोस्टिंग हम करेंगे इस ट्रांजैक्शन की, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31 मार्च एट इनवॉइस प्राइस। सारा सामान नहीं पहुंचा तो इन ट्रांजिट है, स्टॉक की तरह रिकॉर्ड कर देते हैं, नाम नया आ जाएगा स्टॉक इन ट्रांजिट। हाँ जी, अब आप कोई डाउट पूछ रहे थे जीएसटीबी में? जीएसटीबी हमने सेल पर ही दिखाया 120। जीएसटीबी अकाउंट में कर देंगे, अभी भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा था जीएसटीबी लास्ट में कर देंगे चारों अमाउंट्स की, आपने भी यही सोचा था, ठीक है। आप साथ में करना चाहो साथ में कर सकते हो, कैसे भी कर लो, चाहे साथ में कर लो चाहे लास्ट में करो। आगे बढ़े, अगला ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, कहाँ दिखाएं? ब्रांच स्टॉक में, बाय ब्रांच डेटर्स, और फिर डेटर्स में दिखा देंगे। बाय ब्रांच डेटर्स 1,16,000, ब्रांच डेटर्स में टू ब्रांच स्टॉक 1,16,000। आज आपकी हंसी की आवाज़ बहुत आ रही है, मुझे नहीं पता क्या कारण है, मैं दुआ करूँगी बना रहे और आप ऐसी हंसते हंसते जो है ना पढ़ते रहो, ठीक है। क्रेडिट सेल्स पोस्ट कर दिया हमने, बाय ब्रांच डेटर्स 116, टू ब्रांच स्टॉक 116। फिर चलें क्लोजिंग डेटर्स 41,600 बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग डेटर्स हैं, सिर्फ डेटर्स अकाउंट में जाएंगे, पोस्ट कर देते हैं बैलेंस सीडी। फिर हमारे पास है बैड डेट्स, डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे बाय ब्रांच P&L। बैड डेट्स हैं हमारे 400 के, और ब्रांच P&L में टू ब्रांच डेटर्स। तो बैड डेट्स हैं, ब्रांच डेटर्स में पोस्ट करेंगे, ब्रांच P&L में पोस्ट करेंगे। फिर उसके बाद कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, कहाँ लेके जाएं? ब्रांच कैश में, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, तो ब्रांच कैश अकाउंट में बाय हेड ऑफिस। रेमिटेंसेस हैं हमारी 86,000। फिर हमारे पास आ रहा है क्लोजिंग कैश ऑन हैंड, तो ठीक है बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग कैश इन हैंड यानी कि कैश अकाउंट का बैलेंस सीडी।
फिर है कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। टू हेड ऑफिस, ब्रांच कैश के अंदर हेड ऑफिस से हमें कैश मिला है, कैश अकाउंट में दिखा देते हैं, लिखेंगे हम टू हेड ऑफिस, कैश रिसीव्ड 6000। फिर हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड एट ब्रांच, इनवॉइस प्राइस 12000, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बैलेंस कैरिड डाउन, इन हैंड 12000, ब्रांच एडजस्टमेंट इन हैंड 2000, सेम अमाउंट ही आ गया 12000 का 1/6। फिर हमारे पास है एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंस और ब्रांच कैश दोनों में क्या एंट्री बनाएंगे? ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच कैश। नॉर्मल तो हम यही एंट्री बनाते हैं, एक्सपेंस टू कैश, अब सिर्फ ब्रांच साथ में लग गया, तो ब्रांच एक्सपेंस में टू ब्रांच कैश, 24,000, ब्रांच कैश में टू ब्रांच एक्सपेंस, क्या हो गया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लो जी, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस 24,000। फिर उसके बाद हमारे पास और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन सब पोस्ट हो गई। अब पहले जीएसटीबी अकाउंट कंप्लीट कर लो, जो जो कॉन्ट्रा पोस्टिंग्स हैं डाल देते हैं। दो ही चीज़ें आ रही हैं, बाय ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अब देखो क्वेश्चन तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिटेल नहीं आई है हमारे पास, वो है सेल की डिटेल। ना तो कैश सेल आ रहा, ना तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ रहा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो कहाँ से मिलेगा? डेटर्स अकाउंट से। और कैश सेल्स कहाँ से मिलेगा? कैश अकाउंट से, है ना। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स डेटर्स अकाउंट से, कैश सेल्स कैश अकाउंट से, लेकिन दोनों अकाउंट में से पहले कौन सा क्लोज करना चाहिए? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिलेगा डेटर्स अकाउंट से, कैश सेल्स मिलेगा कैश अकाउंट से। दोनों में से कोई भी पहले क्लोज कर दे, डेटर्स पहले क्लोज करना पड़ेगा। रीज़न, उनका जो कलेक्शन है वो ब्रांच कैश में जाएगा, तब जाके करेक्ट बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कैश सेल्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटर्स अकाउंट से। देखो बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड पर आ रही है 74,000, तो हमने लिखा बाय ब्रांच कैश। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना यहाँ पर छोटा सा 1 डाल लो, बाद में जब क्वेश्चन रिवाइज करोगे, चेक करोगे, तो आपको पता चलना चाहिए सबसे पहले ये अमाउंट निकाला था। नहीं तो सारे अमाउंट्स निकल जाएंगे तो बाद में रिवीजन में हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि पता नहीं ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले हमने ये निकाला, इसको ले जाते हैं हम ब्रांच कैश में। टू ब्रांच डेटर्स 74,000। अब देख लेते हैं हम कैश सेल्स, तो हम लिखेंगे टू ब्रांच, क्या लिखना है?
ब्रांच स्टॉक, 2 ब्रांच स्टॉक कैश सेल्स अमाउंट देखो आपका आ रहा होगा 34,000 आ रहा है। पहले हमने डेटर्स क्लोज करा, फिर हमने कैश क्लोज करा। तो कैश में लिखा 2 ब्रांच स्टॉक में ले जाते हैं बाय ब्रांच कैश। फिर उसके बाद पहले छोटे छोटे अकाउंट्स बंद कर दें, जीएसटी भी बंद कर देते हैं, इसका कुछ नहीं होना आगे। बैलेंसिंग फिगर 2 ट्रेडिंग, फिर ब्रांच एक्सपेंस क्लोज कर देते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, बाय ब्रांच P&L। फिर उसके बाद P&L तो लास्ट में करेंगे, ब्रांच स्टॉक पर आते हैं। फिर ब्रांच स्टॉक देखो बैलेंसिंग फिगर 54 डेबिट साइड पर, तो 2 ब्रांच एडजस्टमेंट, स्टॉक क्लोज करने के बाद फिर एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर देते हैं। 70,000 2 ब्रांच P&L, हाँ जी, हाँ एडजस्टमेंट अकाउंट ही है। ब्रांच स्टॉक से बैलेंस ले जाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट से बैलेंस ले जाएंगे ब्रांच P&L में। अब सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, अब निकलेगा नेट प्रॉफिट। $45,600, ये हमारा ब्रांच का नेट प्रॉफिट है। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से जब सामान भेजा जाता है सेल प्राइस पर। देखिए आराम से क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, आराम से कंप्लीट कर लीजिए। ब्रांच कैश अकाउंट लीजिए, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो अगला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। जिनका हो गया है वो आगे बढ़ें टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। अपने आप एक बार ट्राई करें, और जो कर रहे हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, फिर आइएगा क्वेश्चन 12 पे।
हाँ जी, क्वेश्चन 5 सबका कंप्लीट हो गया? कोई कर रहा है अभी? ठीक है, तो सभी आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 की एक बार सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा, बनाना क्या है। क्वेश्चन 12 के अंदर बनाना क्या है हमें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 की रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यहाँ तक तो क्या लगता है, डेटर्स मेथड की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है, बाय स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, यानी कि सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं बनाने पड़ेंगे। अब सिर्फ ये बोला है बाय स्टॉक एंड डेटर्स, ये नहीं बताया कौन से अकाउंट, सारे बनाने पड़ेंगे। टोटल 7 अकाउंट्स हैं हमारे। ब्रांच कैश अगर है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सारे अकाउंट्स बनाने होंगे 7 to 7। जब भी क्वेश्चन बोलता है फॉलो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और हमें अकाउंट के नाम नहीं बताता, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, फॉर्मेट बना लो सारे अकाउंट्स के, धीरे धीरे पोस्टिंग करो। ब्रांच कैश अकाउंट बनाना है क्या? देखिए क्वेश्चन पढ़ के देखिए, क्या ब्रांच कैश बनाना है? नहीं, ब्रांच कैश की कोई बात नहीं हो रही है, तो 6 अकाउंट्स हमारे बनेंगे। ब्रांच एक्सपेंस भी नहीं है? क्यों? ये रेंट, रेट्स, सैलरीज, वेजेस, ये सब क्या है? खर्चा तो ब्रांच का है। ब्रांच का जब प्रॉफिट निकालेंगे तो खर्चा तो डेबिट करना पड़ेगा ना। डायरेक्ट कैसे डालोगे, कहाँ डालोगे? नहीं नहीं, ब्रांच एक्सपेंस बना के, अच्छा आप वो कह रहे हो कि आप सीधा P&L में ले जाओ। नहीं, ब्रांच एक्सपेंस बना लो, उसका अमाउंट निकाल के फिर P&L लेके जाएंगे। तो आप लोग स्टार्ट करो, 5 मिनट्स के बाद मैं लिखना स्टार्ट करूँगी, तो आप अपना मिलाते जाना, टैली करते जाना, जो अमाउंट्स आपने पोस्ट करे वो सही है या नहीं। तो क्योंकि अभी 5 मिनट्स के बाद मैं खुद ही आंसर लिखूँगी, तो इसमें बेस्ट ये रहेगा आप दोस्तों से बात मत करो, इसमें कुछ चॉकलेट तो है नहीं, कुछ नहीं है। अपने आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद से सारी पोस्टिंग करो, फिर आराम से टैली कर लेना।
नहीं, ब्रांच कैश तब बनेगा अगर रेफरेंस क्वेश्चन के अंदर आएगा ब्रांच कैश का। तो क्या ऐसा कोई रेफरेंस यहाँ पर है? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। या तो क्वेश्चन बोले प्रिपेयर ब्रांच कैश अकाउंट, या क्वेश्चन बोले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश विद ब्रांच, या क्वेश्चन कहे कैश रेमिटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ब्रांच कैश नहीं, नॉर्मल कैश अकाउंट। हाँ जी, हो गई सारी पोस्टिंग्स। सेल रिटर्न की लोडिंग नहीं होगी, सिर्फ जीएसटीबी की होगी, है ना। सेल्स पर कोई लोडिंग नहीं, सेल से तो हमें प्रॉफिट निकालना ही है। जो सामान ब्रांच को भेजा सिर्फ उसकी लोडिंग।
हाँ जी, आ गया नेट प्रॉफिट। देखो मैंने अकेले अकेले निकाला है, इसलिए आपसे बाद में शुरू किया था, पहले निकाल लिया। आप दोस्तों की मदद लेके निकाल रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गए आप। अपने दिमाग पे भरोसा रखो, खुद हमेशा जल्दी करोगे और अच्छे से करोगे। और अगर कोई गलती हो भी गई तो बढ़िया है, क्लास में कर किस चीज़ की प्रिपरेशन रहे हैं कि पेपर में गलती ना हो। ठीक है, अब देखो आराम से कंप्लीट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नेट प्रॉफिट 35,600। क्या ना निकाले? हाँ, ये आंसर के लिए नहीं है, मार्क्स हैं इसके। अब बनाओगे? हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, जहाँ नंबर मिलेंगे वो काम हम करेंगे। तो हाँ, इसका कनेक्शन हमारे प्रॉफिट से नहीं है, क्योंकि हमने ये ब्रांच स्टॉक में डाल दिया है, एडजस्टमेंट में डाल दिया है। ये तो सिर्फ आगे लेकर जाएंगे हम ट्रेडिंग में, इसलिए यहाँ पर जीएसटीबी अकाउंट बनता है। और बताओ, और कोई डाउट? आराम से कंप्लीट कर लो, कोई जल्दी नहीं है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में, पूरे 10 नंबर लेकर आने हैं, 9 नहीं, पूरे के पूरे 10। तो आराम से कंप्लीट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कौन सी एंट्री? ब्रांच डेटर्स, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न के लिए हम नॉर्मली बाय सेल्स रिटर्न लिखते हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक में 2 ब्रांच डेटर्स। और बताओ, और कोई डाउट? क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए चॉकलेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा भी है जो अभी हमने नहीं देखा है। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में अगर सामान जाता है अबव कॉस्ट, वो पॉइंट है लॉस का। लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है। ये एक पॉइंट क्वेश्चन 6 में नया है और आपके लिए चॉकलेट है। पहले आपको खुद सोचना है क्या करेंगे हम इस पॉइंट का, तो इसलिए चॉकलेट है अगर आप सही सही समझ गए तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आराम से पढ़ो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। जिसका हो जाए आप यहाँ पर आकर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे प्यारी बात ये है कि आपको कितने अकाउंट्स बनाने हैं? 3, बस सिर्फ 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। और ये आखिरी लाइन का ध्यान रखिएगा, ऑल्सो कंप्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इफ एनी। तो लास्ट लाइन की इंटरप्रिटेशन अपने आप कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आपके हिसाब से जो भी आपको समझ आता है। अच्छा, यहाँ पर जो मार्जिन दिया हुआ है वो है कॉस्ट प्लस 33.1/3%। कितना खतरनाक मार्जिन है ये। देखो 33/1/3 ये क्या होता है? 1/3 ही होता है ये। कैसे आप ये फ्रैक्शन सॉल्व करोगे? 33/1/3 फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है? कैसे करोगे? 33 इंटू 3 प्लस 1/3%। तो इसको जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये 1/3 ही आएगा। तो ये सिर्फ देखने में ख़तरनाक है, 33 1/3%। इसको सिंपली कैसे समझो? 1/3 मार्जिन ऑन कॉस्ट।
डिसऑनर चेक की क्या एंट्री होती है? देखो, जब हमें डेटर से पैसा मिलता है, जब हमें डेटर से चेक मिलता है, हम एंट्री करते हैं बैंक डेबिट टू डेटर्स। अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, एंट्री को हमेशा रिवर्स किया जाता है। डिसऑनर मीन्स रिवर्स एंट्री। आपको चेक मिला बैंक टू डेटर्स, चेक डिसऑनर हो गया डेटर्स टू बैंक, तो आपके डेटर्स अकाउंट में चला जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देना चेक डिसऑनर्ड। बैलेंसिंग फिगर किस अकाउंट की? नहीं, ऐसे थोड़ा चॉकलेट कैसे मिलेगी? आप यहाँ आके सॉल्व करो, सही होगा तो चॉकलेट और गलत होगा तो लेसन, पता चल जाएगा क्या गलत था। तो आ जाओ, घबराओ मत, आपने कर लिया ना सॉल्व। अगर आपको ज़रूरत है तो आप बनाओ, नहीं तो नहीं। वर्किंग नोट के अंदर ब्रांच पी एंड एल, ब्रांच एक्सपेंस, अगर कोई अमाउंट निकालना है तब तो बनाओ, वरना मत बनाओ। तो आपको कोई अमाउंट निकालना है उन अकाउंट से? नहीं ना, तो मत बनाओ। हाँ जी, कॉन्फिडेंस बना? आ रहे हो या अभी नहीं बना? कर लिया आपने? हाँ जी, डेबिट साइड एकदम करेक्ट है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट की। Balancing figure amount is correct. Balancing figure amount 2000.
हाँ जी, देखिएगा प्रॉफिट अभी करेक्ट नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं, एफर्ट बहुत अच्छा था। एक चॉकलेट आपकी। बहुत बढ़िया, क्योंकि इस समय एफर्ट भी चाहिए था, कॉन्फिडेंस भी चाहिए था। आप करेक्ट करना चाहते हो विदाउट चॉकलेट? नहीं, देखो अब हम ज़रा मिलकर देखते हैं यहाँ पर। हाँ, 1,13,500 जो है दैट इज़ द करेक्ट प्रॉफिट। देखिए अब ज़रा इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर एक मैंने कहा था नया पॉइंट है स्टॉक शॉर्टेज, जो हमने अभी नहीं देखा था इस मेथड में क्या करेंगे। तो मुझे था कि भाई आप अपने आप एक बार ट्राई करो। तो कितने स्टूडेंट से निकाला? 1,13,500। ओके, वेरी गुड। तो ये दो बच्चों ने ट्राई कर लिया, सही गैस कर लिया। क्या करें, बाकी हम देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो ब्रांच डेटर्स अकाउंट सबको क्लियर होगा। सबसे पहले हम इसको बैलेंस भी इसी को करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट सेल्स का अमाउंट नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और फिर इसको ले जाएंगे ब्रांच डेटर्स में। तो ये एकदम क्लियर है, सब ने बना लिया ब्रांच डेटर्स। अब देखो ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर हम देख रहे हैं बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2,000 रुपये की क्रेडिट साइड पर। अब क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है देयर इज़ अ स्टॉक शॉर्टेज एट ब्रांच। स्टॉक शॉर्टेज का मतलब है स्टॉक का कम होना, किसी भी वजह से हो सकता है, हमें पता नहीं चला किस वजह से है। जैसे लॉस बाय फायर होता है, लॉस बाय थेफ्ट होता है। ये लॉस क्यों है हमें पता नहीं चला, तो हम इसको लिखेंगे भाई ये है हमारा बाय स्टॉक शॉर्टेज। अभी आप लिखना मत, इसमें अभी और भी चेंजेस करने हैं, पहले समझ लो पूरा फिर लिखना। सबसे पहली बात तो मैंने इसको क्या कहा, बाय स्टॉक शॉर्टेज। स्टॉक शॉर्टेज टोटल कितने रुपए की आ रही है? 2,000 रुपये की आ रही है। अब एक बार आप मुझे ये अंदाज़ा लगा के बताओ कि ये जो 2,000 रुपये हमने निकाला है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाली है 2,000 रुपये, तो ये कॉस्ट प्राइस होगा या फिर ये सेल प्राइस होगा? सेल प्राइस होगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि बाकी सब कुछ सेल प्राइस पे चल रहा है, और हम लोग अगर बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं तो वो सेल प्राइस पर आएगी। यानी कि हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट से ये बात समझ में आ रही है, स्टॉक शॉर्टेज, स्टॉक शॉर्टेज है 2,000 रुपये की, लेकिन 2,000 रुपये इज़ सेलिंग प्राइस। हम जब शॉर्टेज देखते हैं या हम जब कोई लॉस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो कौन से प्राइस पे करते हैं? कॉस्ट पर हमेशा। तो सबसे पहले तो इसकी आप मुझे कॉस्ट निकाल के बताओ। अगर 2,000 रुपये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट कितना होगा? 1,500। मार्जिन क्वेश्चन कह रहा है 1/3 ऑन कॉस्ट है। सेल से कॉस्ट पे जाना है, मैं माइनस करूँगी मार्जिन। देखो अब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस तक जा रही हूँ, मैंने कहा मार्जिन माइनस करते हैं। सेल प्राइस में से मार्जिन माइनस कर रहे हैं, तो माइनस होगा मार्जिन ऑन सेल। अगर मैं कॉस्ट में ऐड करती हूँ तो करूँगी ऐड मार्जिन ऑन कॉस्ट। सेल में से माइनस करती हूँ तो करूँगी माइनस मार्जिन ऑन सेल। कॉस्ट का 1/3 है तो सेल का 1/4 हो गया, हमने माइनस कर दिया, कॉस्ट आ गई 1,500। अब आप मुझे बताओ, सपोज़ हम आपसे कहें लॉस बाय फायर इज़ 1,500 रुपीज़, ठीक है, नुकसान हुआ आग लगने से 1,500 रुपये का। इसकी जर्नल एंट्री हम क्या बनाते हैं? और खबरदार जो तुम लोगों को याद नहीं आई तो 2 जर्नल एंट्री बनाते हैं, क्या क्या? लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अमाउंट, अमाउंट बोलो, ये मैं बोल रही हूँ 1,500 का लॉस बाय फायर है, 1,500। मैंने आपसे कहा लॉस बाय फायर इज़ 1,500। पहली एंट्री बनाई लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग, मैंने कहा नो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अगली एंट्री बताओ, P&L टू
लॉस बाय फायर 1500। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टॉक शॉर्टेज अगर हो रही है तो ये शॉर्टेज कैसे दिखनी चाहिए? ये शॉर्टेज इस तरीके से दिखनी चाहिए कि ब्रांच P&L में कितना अमाउंट दिखना चाहिए? 1500 रुपये। मेरी सेकंड एंट्री P&L टू लॉस बाय फायर, और जो मेरी फर्स्ट एंट्री है लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग, मेरे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी कितना दिखना चाहिए था? 1500। पर क्योंकि हम अब इसे इनवॉइस पे बना रहे हैं तो ये यहाँ पे दिखेगा 2000, और ब्रांच एडजस्टमेंट में से जाके माइनस होगा 500, तो नेट इफ़ेक्ट आएगा 1500। ठीक है, कुछ बच्चे तो सदमे से गए कि भाई ये क्या हो रहा है। देखो हमारी दो एंट्री बन रही है। पहली एंट्री बन रही है लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले दिखाएंगे बाय लॉस बाय फायर 1500। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में मेरा ट्रेडिंग अकाउंट चुपके से समझा हुआ है, कौन से वाला है? ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक में दिखाना है बाय स्टॉक शॉर्टेज 1500 रुपये। लेकिन कैसे दिखाएंगे? अब क्योंकि हम सेल प्राइस पे बना रहे हैं तो ब्रांच स्टॉक में दिखाना है 2000 और एडजस्टमेंट में जाएगा 500, तो ये नेट हो गया 1500। एक तो इफ़ेक्ट ये देना है। दूसरा इफ़ेक्ट ये देना है कि ब्रांच P&L के अंदर कितना अमाउंट दिखना चाहिए? 1500 रुपये। अब इस पूरे इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे हमारे ब्रांच स्टॉक में? अब ज़रा हम लिखते हैं। आपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रखा है, वहाँ 2-3 लाइंस हैं, मुझे 3 लाइंस चाहिए ब्रांच स्टॉक में। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर जाकर हम इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे बाय स्टॉक शॉर्टेज। बाय स्टॉक शॉर्टेज मेरा टोटल अमाउंट तो आएगा 2000 रुपये। साथ में इसकी दिखाएंगे हम बाइफरकेशन, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 500, ब्रांच P&L अकाउंट 1500। हमें दो इफ़ेक्ट डालने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी 1500, P&L में भी 1500। उस इफ़ेक्ट को हम कैसे डालेंगे? ब्रांच स्टॉक में दिखाया 2000, एडजस्टमेंट में कॉन्ट्रा पोस्टिंग करेंगे 500, तो नेट इफ़ेक्ट आ गया 1500। उसके अलावा ब्रांच P&L में लेकर जाएंगे 1500 रुपये। तो ये हमारी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, स्टॉक शॉर्टेज, इस टाइप की सारी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग। अगर सामान भेजा जा रहा है अबव कॉस्ट तो वो इस तरीके से रहेगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर। तो अब इसका दूसरा इफ़ेक्ट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके अंदर आप लिखोगे टू ब्रांच स्टॉक 500। अभी मिस्टेक ये हो गई थी कि हमने पूरा लिख दिया था, तो यहाँ पे लिखा टू ब्रांच स्टॉक 1500। अब निकालोगे नेट प्रॉफिट तो ये आपका आएगा 113500। ठीक है, अब देखो आराम से एक बार फिर से देखो, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो पूछो। तो हमें बस ये काम करना है, चाहे लॉस बाय फायर हो चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो, आप यहाँ पे लिखोगे टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में। इस पर जो भी लोडिंग होगी वो लेके जाओगे ब्रांच एडजस्टमेंट में, बैलेंस लेके जाओगे ब्रांच P&L अकाउंट में। और अगर इंश्योरेंस क्लेम होगा तो फिर उसका ध्यान रखना है, ब्रांच P&L के अंदर जो अमाउंट जाएगा वो कम हो जाएगा, डिफरेंस चला जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? कोई डाउट या आगे चलें? क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
फिर से देख लो लास्ट टाइम क्वेश्चन 6। अच्छा ये नेट प्रॉफिट नहीं है, आई एम सॉरी, ये तो P&L जा रहा है हमारा। ट्रेडिंग जा रहा है, P&L जाएगा ना। ब्रांच एडजस्टमेंट की ये तो बैलेंसिंग फिगर है, मैंने गलती से नेट प्रॉफिट बोल दिया, नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट तो ब्रांच P&L अकाउंट से निकलेगा अभी, ये तो हमारी बैलेंसिंग फिगर है जो जाएगी ब्रांच P&L में। फिर हम चलते हैं ज़रा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर सिंगल स्टार लगाइएगा। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको तारे दिखा सकता है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से करें और जहाँ स्टार है वहाँ उस क्वेश्चन को रिवाइज करना ज़रूरी है पेपर से पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आर्नल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल। It has a branch at Lucknow. It dispatches 25 tins of oil at 1000 per tin and 15 tins of ghee at 1500 per tin on 1st of every month. Branch incurs some expenditure which is met out of its collections in addition to expenditure directly paid by head office. तो भाई दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है, लखनऊ हमारी ब्रांच है। अब हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, फॉलोइंग आर दी डिटेल्स, दोनों की डिटेल्स हैं, दिल्ली की भी लखनऊ की भी। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं परचेजेस, घी की परचेज, ऑयल की परचेज। ये सिर्फ दिल्ली वाले कॉलम में दिख रहा है, लखनऊ वाले में नहीं है। इसका मतलब ब्रांच ने कुछ नहीं खरीदा, उसको सामान हेड ऑफिस से मिलेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ हेड ऑफिस के दिख रहे हैं, ब्रांच का कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ब्रांच के लिए क्या आएगा? एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। फिर हमारे पास है सेल्स, दिल्ली हेड ऑफिस की भी, लखनऊ ब्रांच की भी। फिर है कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, हमें कितना पैसा टोटल मिला, एंड रेमिटेंसेस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। देखो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में तो पूरा दिखाते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। फाइनल अकाउंट्स में भी पूरा दिखाते हैं। डेटर्स अकाउंट में क्या दिखाते हैं? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स पूरा तो नहीं दिखाते, क्या दिखाते हैं हम उसकी जगह? रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, जिसमें हम ये मानते हैं कैश सेल तो पूरा रेमिट हो ही गया है और डेटर से जितना आया वो रेमिट हो गया। फिर हमारे पास हैं बैलेंसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है हेड ऑफिस की। स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, फर्नीचर है लखनऊ का। ये मांगना क्या चाहते हैं हमसे? बहुत डिटेल है हमारे पास। उसके बाद एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद हमारे पास है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर का और प्लांट का। फिर है ब्रांच मैनेजर इज़ एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, whereas general manager is entitled to 10% commission on overall company profits after charging such commission. General manager is entitled to a salary of 2000 per month. General expenses incurred by head office 24,000. फाइनली हम देखें ये क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर आर्नल्ड्स यानी कि हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन। ये तो अगर ना भी लिखा होता तो भी हेड ऑफिस का तो अलग ही बनता है, ब्रांच का अलग बनता है। तो हेड ऑफिस का हमें बनाना है ट्रेडिंग P&L, और ब्रांच का ये कौन सा मेथड आ रहा है भाई? डेटर्स मेथड आ रहा है, जहाँ लिखा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यानी कि हम हैं डेटर्स मेथड के अंदर। तो इसके अंदर हमें दो काम करने हैं। पहले वो करते हैं जो हमने सीख रखा है,
क्या सीख रखा है? डेटर्स मेथड से ब्रांच अकाउंट। पहले ब्रांच अकाउंट बनाते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पिक करके, फिर बनाएंगे हेड ऑफिस का ट्रेडिंग और P&L। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डेटर्स मेथड से लखनऊ ब्रांच अकाउंट। हमारा ब्रांच अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगा? ओपनिंग बैलेंसेस से। तो फॉर्मेट बना के फिर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट करते हैं। बैलेंसेस पोस्ट करो तो ध्यान से करना, ब्रांच के करने हैं, हेड ऑफिस के नहीं। क्लोजिंग बैलेंसेस भी साथ में पोस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी लाइंस छोड़कर। ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट करके फिर पोस्ट करेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच। आराम से देखिएगा अमाउंट कितना आएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेकंड लाइन में ही बता रहा है हेड ऑफिस ब्रांच को कितना सामान भिजवाता है। देखो कितना अमाउंट GSTB, 25,000 और 22,500। एनुअली बनेगा, साल के एंड में बन रहा है, 12 महीने के लिए जाएगा, तभी क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है ऑन द 1st ऑफ एवरी मंथ। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है घी हम भिजवा रहे हैं 15 टिन्स एट अ रेट ऑफ 1500, 12 महीने के लिए, इंटू में 12। फिर 25 टिन्स ऑफ ऑयल 1000, 12 मंथ्स के लिए। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन का टेबल आ रहा है उसमें से देखो ब्रांच अकाउंट में क्या क्या आना है।
हमारे पास टोटल क्वेश्चन में 3 टेबल्स में इंफॉर्मेशन है। थर्ड टेबल तो हमने पोस्ट कर दिया बैलेंसेस। फर्स्ट टेबल में से देखो इस अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो यहाँ पर लिखते हैं टू बैंक। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 14,250। हाँ जी, किसी ने बट कहा था मैम, लेकिन बताओ आपका लेकिन क्लियर हो गया है। जो खर्चा हेड ऑफिस ने पे किया ब्रांच का वो हम दिखाते हैं ब्रांच अकाउंट में। तो टू बैंक 14,250। और क्या दिखाएं, सेल्स दिखाएंगे ब्रांच अकाउंट में? नहीं, सेल्स नहीं दिखाएंगे। और क्या दिखाएं, कलेक्शन दिखाएंगे? नहीं, रेमिटेंसेस दिखाएंगे भाई। हम लोग लिख रहे हैं ना ब्रांच अकाउंट में बारी बारी, रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस। आपने कितना कलेक्ट किया वो नहीं, आपने जितना भेजा। तो कलेक्शन नहीं दिखाना, रेमिटेंसेस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस दिखाएंगे। स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना उसमें आपको याद होगा लिखा हुआ था ब्रांच डेली सारा कैश हेड ऑफिस को भिजवाता है। तो उसमें इसलिए जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स था वो प्रिज्यूम था सारा का सारा ब्रांच के पास, हेड ऑफिस के पास जा चुका है। तो यहाँ पर हम हमेशा क्या दिखाएंगे, रेमिटेंसेस। याद है मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कैश का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल चल रहा है। कैश वाली ट्रांजैक्शन अलग से दिखा रहे हैं, तो जितना पैसा भिजवाया जाता है उतना दिखाते हैं। तो बाय रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस 613,250। और कुछ दिखाना है फर्स्ट टेबल में से? नहीं, कलेक्शन अगर ब्रांच जितना कलेक्ट करा सारा भेज दे तो हम वही दिखाएंगे। अगर ब्रांच कलेक्ट कर रही है 10 लाख और भिजवा रही है 8 लाख तो हम सिर्फ 8 लाख दिखाएंगे। यहाँ पर हम किस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टू बैंक, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भिजवाया। ऐसे यहाँ पर क्या लिखना है, जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भिजवाया। तो यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखना है, जितना रेमिट किया गया। वो अलग बात है, हमारे सारे क्वेश्चन में आपको याद होगा ये लाइन आ रही थी, ब्रांच अपना कैश डेली हेड ऑफिस को भिजवा रहा है। तो इसका मतलब जितना कलेक्शन था सारा भेज दिया। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है जितना कलेक्ट किया कुछ अपने पास रख लिया, बाकी भिजवा दिया। तो ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वो अमाउंट आएगा जितना हमने भिजवाया। फर्स्ट टेबल में से और कुछ नहीं आना। फिर उसके बाद सेकंड टेबल में से कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा, वो तो सब हेड ऑफिस की डिटेल्स हैं। थर्ड टेबल हमने सारा का सारा पोस्ट कर लिया है। अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी ब्रांच के पास है? नहीं, तो ब्रांच का कुछ नहीं करना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर फिटिंग पर डेप्रिसिएशन है, ब्रांच अकाउंट में दिखाएं? नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? ओपनिंग दिखा दिया, क्लोजिंग दिखा दिया, डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आ गया। तो एसेट अकाउंट का ओपनिंग दिखा दिया, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग दिखा दिया, डेप्रिसिएशन अपने आप एडजस्ट हो गया, अलग से नहीं दिखाएंगे। फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या ये दिखाएं? हाँ, क्यों? ब्रांच के मैनेजर की कमीशन है, तो ये तो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं टू ब्रांच मैनेजर्स कमीशन। इसकी कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग है, तो पहले तो बाकी सब पोस्ट करके नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तब आएगी कमीशन। तो इसको छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं और कुछ तो पोस्ट नहीं करना। जनरल मैनेजर की कमीशन
भी 10% है, वो ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे? नहीं, ब्रांच अकाउंट में तो सिर्फ ब्रांच मैनेजर की। फिर उसके बाद जनरल मैनेजर की सैलरी नहीं दिखाएंगे, जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे। अब देखिए हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, एक है डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। ये देखिए कौन सा बच्चा निकाल पाता है। कोशिश करो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने की। थोड़ी सी आपको अपनी प्रतिभा लगानी पड़ेगी, यहाँ पर सीधा सीधा नहीं निकलेगा। आप अपना अकाउंटिंग हुनर लगाएं और देखें डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालें। पहला आंसर आ गया, कितना बता रहे हो? 1150 क्लोजिंग बैलेंस। चेंज करना है कितना? डिलीट करना है। $86,900। भाई एक जवाब आ रहा है 86,900, 3-4 स्टूडेंट्स कह रहे हैं 86,900। बाकी क्लास क्या कह रही है? कुछ है नहीं कहने को। देखो डेटर्स में क्या क्या पोस्ट करना होता है हमें, और बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद एक तो पोस्ट करना है क्रेडिट सेल्स, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। दो ही चीज़ें हमें मेन चाहिए बैलेंस सीडी तक पहुंचने के लिए। क्या आपके पास क्रेडिट सेल है? कहाँ है बताओ? तो वो तो टोटल सेल है ना, क्रेडिट सेल नहीं है। क्या माइनस करें? हाँ, कलेक्शन में तो कैश सेल्स इंक्लूडेड है। किसको किससे माइनस करें बताओ? टोटल सेल्स में से कैश माइनस कर दें? पूरी कलेक्शन माइनस कर दें? टोटल सेल्स में से अगर मैं कंप्लीट कलेक्शन माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? नहीं, ये ऐसे थोड़ी बचेगा। मुझे चाहिए क्रेडिट सेल और मुझे चाहिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, मुझे चाहिए क्रेडिट सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और मुझे दे क्या रखा है? टोटल सेल्स और टोटल कलेक्शन। देखो प्लस माइनस करके कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे करें, टोटल सेल्स हम यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं एक बार, टोटल सेल्स हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। अभी आप मेरे साथ साथ करो जो मैं कर रही हूँ, लिखना स्टार्ट करो। बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद हम पोस्ट करेंगे टोटल सेल्स घी की और ऑयल की। ब्रांच के पार्ट पर 342
750, 315730। क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं, अकाउंट का नाम हम बदलेंगे, नाम बनेगा मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। आपने जो डेटर्स अकाउंट बनाया है उसके साथ शब्द ऐड करो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। इसमें हमने दिखाया 2 सेल्स टोटल इंक्लूडिंग कैश सेल्स। अब हम दिखाएंगे बाय कैश टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन जो हमारे पास है 647330। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अकाउंट्स की खूबसूरती है, अकाउंटिंग अपने आप ऑपरेट कर रही है। हमने अकाउंट का नाम डाल दिया है मेमोरेंडम। अगर मैंने डेबिट साइड पे दिखाया है टोटल सेल्स और मैंने क्रेडिट साइड पर दिखाया है टोटल कलेक्शन, तो टोटल कलेक्शन जो है भाई कैश सेल से तो पूरी हुई होगी ना, जितना कैश सेल है उतना ही कलेक्शन है। सपोज़ मेरा कैश सेल अगर x है तो वो x अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है और वो x अमाउंट ही मेरा इसमें इंक्लूडेड है। तो जब मैंने दोनों साइड पर पोस्ट कर दिया, हमने कहा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे और हमें CD मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर विच इज़ कैरिड डाउन बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट। तो हम यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस करके निकाल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। अकाउंट्स की जो खूबसूरती है उसको यूज़ कर रहे हैं। मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया टोटल सेल्स, क्रेडिट साइड पे लिख दिया टोटल कलेक्शन। कैश सेल्स इज इक्वल्स टू कैश कलेक्शन, लॉजिकल सी बात है। अगर 20,000 की कैश सेल है तो कलेक्शन भी कितनी है 20,000। तो कैश का अमाउंट दोनों साइड पर आ गया, अपने आप इफ़ेक्ट उसका नलिफाई हो गया। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस चीज़ की आएगी, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। और क्योंकि हम नॉर्मली डेटर्स अकाउंट में टोटल सेल्स नहीं दिखाते तो नाम बदल जाएगा, ये डेटर्स अकाउंट नहीं है, ये है मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ बट इम्पॉर्टेंट, प्लस जिसमें हम अकाउंटिंग रूल्स थोड़े से बदल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया, हमने टोटल सेल्स दिखा दिया। अब यहाँ से आप निकाल लो बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ गया डेटर्स का बैलेंस 86,900। तो आपने भी ऐसे ही निकाला था, लेकिन आपने लॉजिक कुछ और यूज़ किया था। लॉजिक हमें यहाँ पर ये यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। तो 86,900 हमारा बैलेंस आ गया। अब आप पोस्ट कर दो ब्रांच अकाउंट में। इसके अलावा हमने सब कुछ पोस्ट कर दिया है ब्रांच अकाउंट में, सब कुछ कंप्लीट है। तो कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट, पर लिखेंगे वर्किंग नोट में, अकाउंट में नहीं लिखना। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके वर्किंग नोट में। नेट प्रॉफिट बिफोर डेबिटिंग मैनेजर्स कमीशन। कितना आ रहा है? यहाँ तक जो पोस्ट करा हुआ है इससे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 58,335 आ गया सबका 58,335। अब देख लेते हैं कमीशन। फाइव 8,335 का 10 अपॉन में 110, 53
03। तो वर्किंग नोट हमारा छोटा सा हमें बनाना है, नेट प्रॉफिट बिफोर डेबिटिंग मैनेजर्स कमीशन और फिर माइनस कर देंगे कमीशन, 10/110 ऑफ नेट प्रॉफिट। फिर इसको ले जाते हैं टू ब्रांच मैनेजर्स कमीशन 5303। फाइव 53,032। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ब्रांच अकाउंट। दो चीज़ें बनानी थी हमें, ये हमारा है लखनऊ ब्रांच अकाउंट डेटर्स मेथड से। आराम से कंप्लीट कर लो। डेटर्स के साथ जो मेमोरेंडम लिखा है ना, उस पर एक स्टार लगा लेना। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा मेमोरेंडम वर्ड नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो मेमोरेंडम डेटर्स नाम रहेगा, वो ही लिख कर आना है। ठीक है, हेड ऑफिस का बना लें ट्रेडिंग P&L? नहीं, लंबा है, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।